मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बेस्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको बताया कि आज से स्टार्टिंग करने वाले थे पीवाईक्यू, और जो पीवाईक्यू चल रहे हैं वो हिस्ट्री क्लास के आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के चल रहे हैं। आपको बता दिया जाता है कि आर्ट एंड कल्चर में आज जहाँ से मैंने आपको पीवाईक्यू करा दिए थे वहाँ उसके बाद चालू कर रहे हैं। तो कल मैंने अपने क्वेश्चन बता दिए, 2023 पर आ गए थे। अब 2023 को आज कंप्लीट करेंगे। अब पहले पेन चेंज कर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है पहला अपना कि हाल में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री, सर पीएम, ठीक है, तो इसको कम कर ले। भारत के भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज, तो रामानुज को टारगेट करना है अपन को। यहाँ पर रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया है। यहाँ पर हैदराबाद में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो उनकी शिक्षाओं के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? आपको शिक्षाओं के बारे में बताना है। तो पहले रामानुज कौन थे? तो रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। ये याद होना चाहिए। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु। इसको एक मिनट थोड़ा उसको क्लीन कर लेते हैं। और तमिलनाडु में हुआ था। एक मिनट को फैन को थोड़ा और कम कर लेते हैं। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तमिलनाडु में हुआ था। इसको याद रखना। और एक कौन थे? वैष्णव, मतलब वैष्णव विष्णु भगवान से संबंधित थे। इनका क्या धर्म था? इनका धर्म था विष्णु भक्त थे। ये अलवर अलवर संत थे, मतलब विष्णु भक्त बोलेंगे यहाँ पर। विष्णु भक्त अलवर संतों में आते थे ये। अलवर, अलवर ही है ना? तो अलवार संत बोलते हैं। अलवार संतों में इनका अच्छा स्थान था। ठीक है। और इसके अलावा क्या है? इनका जन्म हो गया अपना कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या जानने की जरूरत है? इसके अलावा इसको जानने की जरूरत है कि आपको एक विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादित किया था इन्होंने। किन्होंने? विशिष्टाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन। इन इतनी चीजों को आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है। क्या पहला, रामानुज के बारे में क्या बता दिया मैंने कि ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में हुआ था। और कौन थे ये? विष्णु भक्त थे। अलवार संतों में आते हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अब इसके बाद आते हैं इसकी शिक्षाओं के बारे में। तो इन्होंने क्या है कि स्टार्टिंग करते हैं कि इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के साधन, सर्वोच्च साधन किसको बताया? भक्ति को बताया है। तो आपको इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा कि मोक्ष से प्राप्त भक्ति का सर्वोच्च साधन क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोच्च साधन क्या है? भक्ति है। तो इन्होंने ये बताया था। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। सबसे उत्तम आंसर यही रहेगा। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छा आंसर हो। तो इसमें दूसरा आंसर लिखा हुआ है कि दूसरा लिखा है कि क्या लिखा है कि वेद शाश्वत, आत्म प्रतिनिष्ठ प्रतिनिष्ठ तथा पूर्णता प्रमाणिक है। तो इन्होंने इतना भी नहीं बोला था कि पूर्णता प्रमाणिक है, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। और दूसरा है तर्क संगत युक्तियों का सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम। तो ऐसा भी नहीं है, इन्होंने ऐसा भी नहीं कुछ बोला था। तो ये भी ऑप्शन कट गया। इनकी शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। और ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने भक्ति के माध्यम से बोला है। भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो इतने ऑप्शन इनके गलत हो गए। आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको अब इस क्वेश्चन को क्या सोचना है? तो आपको जितने भी ऐसे जो महान महान लोग हैं रामानुज टाइप के, उनकी शिक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षा दी है और उन्होंने क्या दिया। कि अगला बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बेस्ट टेस्ट द्वैतवाद क्या है सिद्धांत? तो तमिलनाडु में कहाँ से उनका जन्म हुआ था? तमिलनाडु से हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक करंट से क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका, पीएम ने, अपने नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ था। तो इस करंट के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये क्लिक हो रहा होगा कि हमको कैसे करंट को हैंडल करना है। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। एक मिनट। और ऐसे क्वेश्चन को आपको करने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक। और क्या कर सकते हो आप इसके साथ साथ मेरे चैनल पे कि आप लोगों को जुड़वा सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि चैनल ग्रो करेगा। वो ग्रो करेगा चैनल, तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए आप थोड़ी हेल्प कीजिए। स्टार्टिंग करते हैं समय ना गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल में ही प्रधानमंत्री में वेवरावल में सोमनाथ मंदिर, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किसका, सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है, किसका, एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में, सही कथन के बारे में बताना है, पहले इसको पढ़ना है, फिर मैंने बोला था सबसे जाना, फिर किस पे जाना है, फिर इस पे जाना है। तो फिर इसके बाद आइए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अब इसमें कौन सही उत्तर, केवल एक और दो, एक और तीन, दो तीन, या एक दो तीन, तीनों सही है। तो अब इसको पढ़ने के बाद आपको इसको पढ़ना है कि सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। तो बिल्कुल ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य भी लगती है, लेकिन आपको इसको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, मैं आपको आंसर भी देने हैं तुरंत। इस क्लास में मैं आपको 5-6 सेकंड दिया करूंगा या 10 सेकंड दिया करूंगा, उसमें आपको आंसर लगाने हैं, कमेंट में आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है। फिर दूसरा है कि अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, या फिर तीसरा ऑप्शन है इसमें कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो ये 3 ऑप्शन है, अब इस 3 ऑप्शन को आंसर दीजिए कमेंट में, स्टार्टिंग करो, चलो। चलो देख लिया होगा आप लोगों ने, दे दिया आंसर। अब सुनो इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है ये बताओ। तो सोमनाथ मंदिर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये गुजरात में है। अरे फिर लिख लिया, कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। पहला ऑप्शन यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। अब स्टेट का याद नहीं होना चाहिए, कहाँ पर है, गुजरात में। अब आ जाइए, अब इसके बाद इस पे क्या याद होना चाहिए आपको कि इस सोमनाथ मंदिर पर किन किन लोगों की निगाह रही। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर एक एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसपे कई मध्यकालीन भारत पे दो प्राचीन काल में ये बहुत उत्कृष्ट रहा। इसमें पौराणिक कथा में कहते हैं कहीं ना कहीं इसके बारे में कि ये है एक मंदिर, ऐसा मंदिर था एकमात्र जिसमें क्या है कि पुराणों में कहा गया है कि इसमें क्या है कि जो चंद्रदेव ने इसका निर्माण कराया था, चंद्रदेव थे, उन्होंने अपने पश्चाताप के लिए, चंद्रदेव ने इनका पौराणिक कथाओं में कहते हैं कि इनका निर्माण कराया। इसके साथ साथ क्या कहते हैं कि जो सतयुग में है ना, सतयुग में यह मंदिर किसका था, तो सतयुग में कहते हैं कि गोल्ड का था एक मंदिर, सतयुग में गोल्ड का था यह मंदिर। कौन सा, सोमनाथ का मंदिर। और इसके साथ क्या है कि त्रेता युग में कौन सा था, त्रेता युग मतलब दो, पहले अगर सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग आएगा। तो इसमें पहले त्रेता युग लिखते हैं, त्रेता युग। अब त्रेता युग में किसका था, तो त्रेता युग में किसका था, ये चांदी का था। किसका था, तो चांदी का था। किसका था, चांदी का था, है, पुराणों में कहते हैं। और इसके बाद द्वापर युग में किसका था, तो द्वापर युग में क्या है कि द्वापर युग में आपको जब पता होगा कि कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान ने इसको किसको बनाया था, इसको चंदन की लकड़ी से बनाया था। किसमें, द्वापर युग में। द्वापर युग में इस मंदिर को किसने, कृष्ण भगवान ने, कृष्ण जी ने क्या बनाया था, इसको चंदन की लकड़ियों से बनाया था, चंदन की लकड़ी से, लकड़ी, ठीक है। ये आपको इसको ये पुरानी कथाओं में बोलते हैं। किसने इसका मंदिर का सबसे पहले किया था, तो इसका इस मंदिर का चंद्रदेव ने किया था, चंद्रदेव, ठीक है। पहला चंद्रदेव, ठीक है। आपको एक मिनट फिर से और क्लीन समझ में नहीं आ रहा होगा, एक तो पेन इसमें थोड़ी मोटी कम कर लेते हैं, एक मिनट को बस। इसका किसने निर्माण कराया था, चंद्रदेव ने, चंद्रदेव। पहला एक ऑप्शन यहाँ से याद होगा। यदि क्या आपको पूछा जाए कि पुराने के हिसाब से इसका क्या उल्लेखन किसने कराया था या इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, पहला ऑप्शन आंसर होना चाहिए चंद्रदेव। अब कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के बाद आपको फिर इसके बाद क्या है कि गुजरात के बाद जी लिख देते हैं, गुजरात में होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए सोमनाथ मंदिर का पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में कितना, सतयुग में क्या है, गोल्ड का बना हुआ था। त्रेता युग में क्या बना हुआ था, तो त्रेता युग में इस चांदी का बना हुआ था। और द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी ने इसे चंदन की लकड़ियों से बनाया था। तो इस ये अपने मंदिर की पुरानी कथाओं के अनुसार मैंने बता दिया। अब आ जाइए मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में किया हुआ, तो मध्यकालीन भारत में आपको पता होगा कि यहाँ पे इस मंदिर को कई बार लूटा गया।
कई बार लूटा गया और इसलिए इस करंट में रहा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कि इस मंदिर पे कितने आक्रमण हुए थे, किस लोग, किस कौन से राजा ने करे, तो वो भी आगे बताते हैं। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन उठता है कि अब सोमनाथ मंदिरों में ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, तो बिल्कुल भाई है कि ज्योतिर्लिंग पहले, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ये, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग में माना जाता है, पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो 12 में से एक पहले स्थान पर इसको नाम दिया गया, ये प्रथम प्रथम ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोलता है, अलबरूनी, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था, तो बिल्कुल सही बात है कि सोमनाथ मंदिर का अलबरूनी नामक पुस्तक, अलबरूनी एक यात्री है, उसने वर्णन किया था। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही है। अब तीसरा पढ़िए कि सोम पे लिखा हुआ है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा फिर डीपली जाइए। अब थोड़ा इसमें थोड़ा आप कमेंट कीजिए इसके बारे में, थोड़ा तीसरे बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ तीसरा गलत क्यों है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि सोमनाथ तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एम.एस. राधाकृष्णन। अब इसके जगह अपन वो लिख देते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाता है सही, तीसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन किस वजह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखी, एस राधाकृष्णन ने नहीं किया था, किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इस वजह से तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा आपको। इस अब तीसरा ऑप्शन गलत होती हुई कौन कौन से ऑप्शन कट गए, तीसरा ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया और थर्ड ऑप्शन भी कट गया। एक ऑप्शन गलत करने के बाद आपके तीनों ऑप्शन कट गए, समझ रहे हो। अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आपको गलत पर फोकस करना है कि हाँ एक 100% गलत है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन पे जाना है। ये कट गया, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, तो ये सारे कट गए, इसमें से कौन सा बचा, ये ऑप्शन बचा। इन दोनों पे डाउट भी है तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा सही, इस तरीके से। ठीक है, अब वो इस क्वेश्चन के बारे में आप जानने के लिए फिर से स्टार्टिंग करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को जानने के लिए पहले तो मैंने बता दिया ये कहां पर है, गुजरात में है। अब मध्यकालीन में कौन कौन थे, अब सुनो, मध्यकालीन में महमूद गजनी आया स्टार्टिंग में। कौन था, महमूद गजनी, महमूद गजनी कौन सी ईयर में आया, तो आपको यार याद होनी चाहिए कि 1024 में, 24 से 25 इस टाइम आया। ठीक, तो ये आया यहाँ पर, इसने क्या है कि बहुत बुरी तरीके से लूटा था मंदिर को, सबसे खतरनाक लेवल का इसी ने लूटा, शिवलिंग को फोड़ दिया। ठीक है, और फिर इसका तहस नहस करके बहुत बुरी तरीके से चला गया है। ठीक है, पहला मुस्लिम शासक जिसने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया, लूटा और अच्छे खासा लूटा, उसका विखंडन भी किया। फिर उसके बाद आ जाइए, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन मध्यकालीन भारत में कौन आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब एक कौन से सन में आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी आया था 1299 की समथिंग। ठीक है, तो इसने भी अच्छा खासा मंदिर लूटा। ठीक है, इसने भी मंदिर लूटा और इसके बाद इसने क्या किया, अब आ जाए, फिर उसके बाद आ जाते हैं, इसको क्या है कि अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे औरंगजेब, औरंगजेब। अब इसने भी लूटा मंदिर, इसने कब लूटा था, तो इसका आया था 1706 में आया था ये। ठीक है, अब इसने गुजरात विलय के बाद इसने एक चीज और कर दी, गुजरात विलय चल रहा था, इसमें विलय के समय इसने एक आदेश दिया वहां पर कि मंदिर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। क्या है कि पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए, पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए, और उसके जगह, इसके जगह क्या करना चाहिए, सैनिक छावनी बना दिया जाए, उसे सैनिक चौकी का निर्माण कर दिया जाए। ये मध्यकालीन भारत के बारे में हो गया। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन की हिस्ट्री बता रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री में बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, क्वेश्चन को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैंने बताया आपको कि यह मंदिर कहां पर है, गुजरात में। फिर मैंने आपको बताया कि ये करंट में चल रहा था मुद्दा, करंट प्रधानमंत्री जी गए थे यहाँ पर, तो उन्होंने सर्किट हाउस बनवाया, उस वजह से करंट में चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि 60 करोड़ के समथिंग। और पहले तो इसमें ये कुछ चीज समझो, सोमनाथ का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि बोला कि हम इसमें पैसे नहीं देंगे, सिंपल ऐसे ही बोला उन्होंने।
उन्होंने बोला कि इस मंदिर का निर्माण होगा तो वहां के पब्लिक लोग को एक ट्रस्ट बना दिया जाए, उसमें पब्लिक पैसा डालेगी, उसकी वजह से इस मंदिर का निर्माण होगा। अब तो इस वजह से क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने तो इसका सपोर्ट नहीं किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रस्ट बना दिया, क्योंकि उनको लगा कि यदि मैं किसी धर्म को या संप्रदाय को ज्यादा पैसा देंगे कहीं कहीं ना कहीं लड़ाई या झगड़े के मुद्दा उठ सकते हैं। इस सोच से उन्होंने ये बोला कि नहीं। और फिर उन्होंने क्या एक ट्रस्ट बनाया, उसमें कम से कम 60-70 करोड़ रुपए एकत्रित हुए, उससे मंदिर का निर्माण चालू हुआ। और एक और बता देते हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए कि मध्यकालीन भारत में जो आक्रमण हुए, इसके बाद उन्होंने इसका निर्माण अल्लिया देवी ने, पहले अल्लियाबाई ने कराया। अल्लियाबाई, अल्लियाबाई कौन है? तो होलकर सुना हुआ आपने, होलकर। आपने मराठा में जाओगे, सिंधिया में जाओगे, सिंधिया ग्वालियर में रहते हैं, ठीक है, और फिर मराठा में जाओगे तो मराठा में जी 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो उनमें से क्या है, होलकर, अल्लियाबाई होलकर थी, होलकर, ठीक है। अल्लियाबाई होलकर ने इसका मंदिर को किस एक जो फूट गया था, इस मंदिर को तोड़ दिया था, तो उसने एक मंदिर बनवाया था, दूसरा मंदिर छोटा सा आमनु मंदिर बनवाया था, एक छोटा सा आगे मंदिर बनवाया था। तो उसको पुराना सोमनाथ मंदिर कहते हैं, जैसे किसे क्या कहते हैं, पुराना सोमनाथ मंदिर कहते हैं, पुराना सोमनाथ मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराना सोमनाथ मंदिर कहते हैं। वो मंदिर में क्या हुआ कि वो मंदिर इसलिए बनवाया होलकर जी ने, अल्लियाबाई जी ने, कि आप यदि इस मंदिर का जो टूट गया था पूर्ण तरीके से, अच्छे खासे तरीके से नष्ट कर दिया था इन लोगों ने, तो उनका टूट गया था, तो उनकी पूजा कंटिन्यू होनी चाहिए, पूजा नहीं रुकनी चाहिए महादेव की, क्योंकि आप जितने भी मराठा हैं आप देखना उनके शिवलिंग की पूजा अच्छी खासी करते हैं महादेव की। तो उन्होंने बोला था पूजा नहीं रुकनी चाहिए, तो अल्लियाबाई होलकर ने एक मंदिर बनवाया थोड़ी दूर पर, उसको बोलते हैं छोटा है या पुराना सोमनाथ मंदिर, पुराना सोमनाथ मंदिर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, इसको समझने के बाद मैंने आपको बता दिया कि नेहरू जी ने मना कर दिया, एक ट्रस्ट का निर्माण करा दिया वहां पर, तो ट्रस्ट की वजह से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद किसने उद्घाटन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था, ना कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आ जाइए, थोड़ा फोन फोन साइलेंट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद 1 मिनट फोन साइलेंट कर लो, तो 2 मिनट दीजिए बस। हाँ, उसके बाद आ जाइए, क्या है कि मैंने इसको फिर उसके बारे में बताया था, कि इसके बाद बताया था मैंने कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग में आता है, तो इस वजह से एक सही हो गया। दूसरा क्या बताया था मैंने? अल बरूनी है, तो अल बरूनी एक विदेशी यात्री था, उसने अपनी किताबों में जिक्र किया था। अल बरूनी किसके शासन काल में आया था? एक कमेंट आपको करना है। फिर मैंने बताया कि आपको मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, तो मध्यकालीन भारत में 3 लोग आए। तो 3 लोग में से सबसे पहले कौन आया? तो महमूद गजनी आया। महमूद गजनी आया, तो उसने क्या बोला कि वो एक कब आया था? 1024 से 1025 के, उसने सबसे ज्यादा नष्ट किया इसको, ठीक है। फिर उसने लूटपाट की, नष्ट किया, फिर चला गया। फिर उसके बाद कौन आया? फिर उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद कौन आया? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने तो बोला कि पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए, उसकी जगह उसको चौकी का निर्माण कर दिया जाए, ठीक है। फिर उसको शासन के बाद अलियाबाई होलकर जी आई, उन्होंने क्या किया कि एक छोटा मंदिर बनवा दिया, कि यहाँ पर पूजा कंटिन्यू रखना है, आपको पूजा जारी रखना है, उसके लिए पुराना सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। इस तरह आपको जानकारी होना चाहिए। करंट में क्या है कि आप करंट में रहा था ये मुद्दा, इस वजह से इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस समय गुजरात विलय किस समय आया था, अलग, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा? एक मिनट, एक क्वेश्चन और रह गया, 1 मिनट रुकना, आप देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो छूटना नहीं चाहिए आपका। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया है आपका, कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो थोड़ा याद मिटा लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या लिखा है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। अब मूल ग्रंथों के बारे में विचार करना है आपको, और इसमें क्या है कि ऑप्शन बार तरफ लिखे हुए हैं, पहले आप उसको यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, फिर मैं वहां पर क्लिक करूंगा। इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो पढ़िए आप। पहला लिखा है ऑप्शन में, पहले नंबर पे नीति प्रकरण, फिर दूसरा लिखा है परिशिष्ट परवन, फिर लिखा है कि अवदान नास्तिक, फिर लिखा है त्रिष्टि लक्षण महापुराण। तो आपको इसके बारे में आपको सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है, और कमेंट में कीजिए। और इसके मैंने आंसर बोल देता हूँ पहले। उपयुक्त में से कौन सा जैन ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथों के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है? जैन ग्रंथों के बारे में बताना है। कौन से? 1 मिनट, कौन से जैन ग्रंथ हैं? जैन ग्रंथ, चलो बताओ जल्दी, आपको टाइम देते हैं, टाइम होता है शुरू अब। कमेंट कीजिए।
चलो समय होता है खत्म। अब आ जाइए आप। तो आपको नीति प्रकरण, ठीक है, तो ये क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर हम बौद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है, ओके, इसका आंसर हो जाता है नीति प्रकरण। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, अब तीसरा ऑप्शन में क्या लिखा है, अवदान अवदान शतक। तो इसमें ये भी क्या है कि बौद्ध से संबंधित, ये भी नहीं हो सकता, जैन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बचे हैं परिशिष्ट और प्रवर्तनम। क्या लिखा है कि त्रिष्टि लक्षणम महापुराण, ये किससे संबंधित है, तो ये जैन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, एक मिनट, इसमें ऑप्शन दिए क्या है, हाँ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है कि उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं, तो इसमें से पहला है कि 1 2 3, तो उसमें से पहले मैंने ऑप्शन 1 काट गया और 3 काट गया, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, 3 है इसमें, 1 है, और फिर कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन कट गया, 3 है इसमें। तो मैंने आंसर को काटने का मैंने सबसे सिंपल ट्रिक बताया कि आप पहले कन्फर्म हो जाओ कि कौन सा नहीं है, नहीं पर फोकस करना है, नहीं पर फोकस करो तो ऑटोमेटिक सही पे आना जाओगे, गलत रास्ता छोड़ दोगे ऑटोमेटिक सही पे चलोगे। कहने का मतलब इतना है सिंपल। तो मैंने इस पे फोकस कर दिया कि मैंने कि तीसरा ऑप्शन काट दिया मैंने अच्छे से, तीसरा ऑप्शन इसमें भी है तीसरा। तो तीसरा ऑप्शन जैसे कटगा तो ऑप्शन कौन सा बचा, केवल 2 और 4। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, समय ना गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्टिंग करते हैं। अब आपको यहाँ पर सोचना है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। अब कौन कौन है, तो उसमें लिखा है आर्यदेव जैन विद्यमान है, कि दिगनाथ बौद्ध विद्यमान थे, या नाथ मुनि वैष्णव विद्यमान थे। तो मैंने बोला कि इसको पढ़ने के बाद इस पे जाना है, इसमें सही युगम बताना है। तो इसमें से ये ऑप्शन है अपने केवल 1 केवल 2 केवल 3। आपको आपका टाइम होता है शुरू अब। चलो समय होता है खत्म अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको पहले ही आप ऑप्शन पढ़ा आर्यदेव आपने जैसे, तो माइंड में क्लिक होना चाहिए किससे संबंधित है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यदेव बौद्ध से संबंधित, ना कि जैन से। और किससे संबंधित थे, तो नागसेन से, नागसेन के शिष्य थे। ठीक है, ये इनके गुरु थे, ये शिष्य थे आर्यदेव। आर्यदेव के नागसेन से संबंधित हैं, और कौन थे, बौद्ध विद्यमान थे। ठीक है, तो इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हुआ। जैसे ही पहला ऑप्शन गलत हुआ, कोई भी नहीं तो पहले कटेगा नहीं, पहले क्या कटेगा, सॉरी पहले क्या कटेगा, केवल केवल 3, केवल 3 कट गया। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, दिगनाथ। दिगनाथ पता हुआ आपने, जैसे बौद्ध आपने पढ़ा हुआ बौद्ध के बारे में, तो दिगनाथ अपने एक विद्यमान है, तो वो बिल्कुल सही है कि बौद्ध विद्यमान है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ जाइए नाथ मुनि। नाथ मुनि बिल्कुल सही बात है कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो मैंने आपको वैष्णव धर्म के बारे में बताया था, तो उसकी बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं आपको क्लास में बताता हूँ सेम सेम क्वेश्चन वैसे ही फंस रहे हैं, क्योंकि वो क्लास रिकॉर्डिंग नहीं जाती है, ना यूट्यूब पे जाती है, ना रिकॉर्डिंग है मेरी वो क्लास। आपको मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में पूरा बताता हूँ, उसको 1-to-1 मेंटरशिप रहती है, उसमें आपको मैं हर चीज टारगेट देता हूँ और आपको उसको एक्सप्रेशन भी बताता हूँ। वो क्लास में हर एक क्वेश्चन फंसता है। देखो यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं इसमें सही युग। सही युग में कौन सा हुआ, तो केवल कौन कौन से, केवल पहला दूसरा और तीसरा सही हुआ है। उसमें लिख के आता है कि 2 और 3, तो बिल्कुल सही। उसमें केवल 2, इसमें केवल 2 युग्म सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस तरीके से इसका सही हो जाता है। ठीक है, तो पहला ए ऑप्शन कट गया था, फिर ए ऑप्शन कट गया, केवल 2 सही है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहीं से एक देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। मुरैना का है, एमपी में। अब पहले इसको चीज को समझो थोड़ा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि मुरैना के समीप स्थित कौन सा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कब आया था, 2021 में ये क्वेश्चन आया।
ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है। उसमें लिखा है कि आपको इस पे फोकस करना है तो सही कथन के बारे में बताना है। ठीक है, सही कथन के बारे में बताना है। पहला क्या है, कच्छा कच्छप घात के राजवंश के शासनकाल में निर्मित हुआ एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। फिर इसमें लिखा हुआ कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा और पद्धति के लिए प्रोत्साहन में दिया जाता था। फिर इसके बाद लिखा है कि इसके डिजाइन लोक प्रिय धारणा यह है कि यह संसद के भवन की तरह है। अब तो चेंज हो गया, संसद भवन अब इस तरीके से बन गया। ठीक है, पहले ऐसा ही था। तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर वैसे सही होगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या बताना है। अब आपका टाइमिंग शुरू होता है, आप स्टार्टिंग कीजिए। और ये भी बता देता हूँ, हाँ मुरैना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुरैना कहाँ पर है, MP में। ठीक है, आपने भिंड मुरैना ग्वालियर सुना होगा, उसके पास में मुरैना पड़ा। चलो स्टार्टिंग करते हैं, टाइमिंग शुरू होती है अब। टाइमिंग होता है खत्म। अब स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला आंसर पहले क्या पढ़ते हैं अपन को, पहला ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें कि कब इसका निर्माण कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका निर्माण हुआ था 1323 में। किसने कराया था, तो कच्छप कच्छप घात राजवंश ने कराया था। ये बिल्कुल कैसे ही हो जाएगा, कच्छप घात राज शासन के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये मंदिर कहाँ पर है, तो मुरैना MP मध्य प्रदेश में है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो भाई एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, इसमें दूसरा भुवनेश्वर में अभी है, भुवनेश्वर। इसमें हीरापुर में जाइए आप, हीरापुर। हीरापुर में जाओगे तो वहां पर एक 64 योगिनी का मंदिर भी है। क्या है कि 64 योगिनी का मंदिर है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ए ऑप्शन गलत हो गया। कहां पर है, भुवनेश्वर में एक मंदिर और भी है, उस वजह से एक ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करती हो इसमें क्या चाहिए, आप यहाँ पे जाइए ऑप्शन में पहला देख लो। मैंने आगे का ऑप्शन नहीं पढ़े अभी, मैंने सिर्फ कितना पढ़ा कि मैंने दो ही ऑप्शन पढ़ पाए। फिर मैं गया ऑप्शन में, ऑप्शन में मैंने ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, आपको आंसर ऑटोमेटिक दिख रहा है मुझे, 1 और 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, टाइम कितना हो गया, थोड़ा एक क्लास थोड़ी और 5-10 मिनट और लेते हैं क्लास, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो इसमें आपने देखा है कि आपका 1 और 4 इसका आंसर होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़िए। आपको क्या, मैं क्लास तात्पर्य होती है कि आपको किस तरीके से एग्जाम में हैंडल करना है। लेकिन इसके बाद आगे चलते, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति से है। तो आपको पता होना चाहिए ये शैव मंदिर है, ना कि वैष्णव मंदिर है। इसमें पार्वती देवी की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा नहीं है। तो इस वजह से इस मंदिर को क्या हो जाएगा, शैव से संबंधित है, शैव धर्म बोल लो। ठीक है, शैव धर्म से संबंधित है। तो इसको इस क्या होगा, ये गलत हो गया। जैसे ही इससे भगवान से संबंध हो गया, इसमें ज्योतिर्लिंग बनी हुई है, उससे संबंधित है, तो एक का है, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। जैसे तीसरा कटते हुए दो, एक ऑप्शन निकट जाएगा, एक ऑप्शन निकट जाएगा। अब आ जाइए तीसरे के बाद चौथा ऑप्शन। इसकी डिजाइन एक लोकप्रिय धारणा की भारतीय संसद भवन के प्रेरणा स्रोत से रहा। अब इस पे एक क्वेश्चन में थोड़ा क्या एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे, कि पुराना पुराना भारतीय संसद भवन, पुराना भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो बिल्कुल हाँ, ये प्रेरणा स्रोत रहा है। गोलाकार का बना हुआ था इस तरीके से, यहाँ पर शिवलिंग की मूर्ति बनी हुई, ऐसा गोल मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग की मूर्ति बनी हुई है चारों तरफ। ठीक है, ठीक, 64 योगिनी मंदिर, मतलब 64 शिवलिंग के समथिंग है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर बोलते हैं, वहां पर अच्छी खासी मूर्ति भी है। ठीक है, अब ए इसका आंसर हो जाएगा किस हिसाब से, इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए आपने देख लिया, इसको इस तरीके से करना, देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2021 में जो पहला क्वेश्चन आया था। इसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो चलो कमेंट कीजिए जल्दी, तुरंत, क्यों प्रसिद्ध थे इसका।
चलो आंसर स्टार्टिंग करते हैं। अब भभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये दार्शनिक ने एक कौन थे, तो तीनों लोग को, तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो इसमें एक तीनों में कॉमन एक चीज मिल रही है, क्या है, नाटक। ये कौन थे, तो तीनों नाटककार थे, आपको इतना पता होना चाहिए। अब इसको आपके इसके बाद इसमें भभूति के बारे में पता होना चाहिए। भभूति कब थे, तो 8वीं सदी में क्या थे, ये भभूति 8वीं सदी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब हस्तिमल है, तो हस्तिमल कौन है, तो हस्तिमल क्या है कि एक होयसल राज्य में रहने वाले जैन नाटककार थे। कौन थे, तो ये जैन नाटककार थे। कौन थे, जैन नाटककार थे। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको कि कौन थे, उसके बाद आ जाइए कौन थे, क्षेमेश्वर। क्षेमेश्वर कौन थे, तो ये भी एक नया नाटककार थे। अब इस नाटककार थे, तो इसके बाद उन्होंने क्या है कि इसको, इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक क्या है कि चंडक, ऐसी कुछ है, चंडक कौशिक, चंडक कौशिक के नाम से है, तो वो इनका एक नाटक था, तो इसकी वजह से ये भी प्रसिद्ध है। तो इन तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नाटककार थे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये अपना 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, हाँ एक क्वेश्चन और रह गया 2021 का, इसको देख लेते हैं। कमेंट में करना है आपको कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे जाना है, लिख देना। अब क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक, पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद पढ़ना है आपको ऑप्शन इसमें कि अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी पर स्थित है, सांची का स्तूप चंबल नदी की घाटी पर स्थित है, पांडु लेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी पर स्थित है, कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी पर स्थित है। अब ये ज्योग्राफी से भी संबंधित है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उसको आपको ज्योग्राफी पता हुआ कौन सी नदी कहाँ पर जाती है तो आप कर लोगे। चलो स्टार्टिंग करो, टाइमिंग शुरू होता है अब। समय खत्म होता है अब, तो स्टार्टिंग करते हैं अजंता गुफा के बारे में। तो अजंता गुफाओं को जानने के लिए सबसे पहले इसको पता होना चाहिए कि अजंता गुफा कहाँ पर है। तो आप जाइए दक्कन के पठार पर, कहाँ पर, दक्कन के, तो दक्कन के पठार पर स्थित है कौन सा, अजंता की गुफाएं। अब अजंता की गुफाएं जैसे दक्कन के पठार पे गए तो वहां पर आपने अजंता की गुफा बना दी, और कौन सी नदी पर है, तो बागोरा नदी पर है, तो इस वजह से इसका आंसर पहले तो यही सही हो जाएगा, बागोरा नदी की स्थित है, घाटी पर स्थित है, तो पहला उसका आंसर ये सही होगा। अब आगे चलते हैं, सांची स्तूप किस नदी पे है, तो सांची स्तूप ना कि चंबल नदी पे नहीं है, कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये नदी बेतवा नदी पर है। किस पर है, बेतवा नदी पर है, ना कि सांची का स्तूप चंबल नदी पर है। तो किस पे नदी पे, बेतवा लिख दो यहाँ पर, बेतवा। तो इसका ऑप्शन पहले, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन पे जाते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें कि पांडुलेना, ठीक है, हाँ पांडुलेना गुफाएं देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि पांडुलेना की गुफाएं नासिक में स्थित हैं, किस पर है, गोदावरी नदी पर है। कहां पर है, नासिक में स्थित है पूरी गुफाएं, कहां पर है, नासिक में, और कौन सी नदी पर स्थित है, गोदावरी पर, ठीक है। तो इस ऑप्शन की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आ जाइए अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप का है कि अमरावती कृष्ण नदी पर है, ना कि गोदावरी नदी पर, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये कृष्णा नदी पर है। तो आपको पहले, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी। पहला ऑप्शन जैसे आपने देखा तो इसके आपको क्या मन में आया कि आपको पहले ऑप्शन जैसे मैंने पढ़ा कि कौन सा सही बताना है, पहले इस पर फोकस किया। फिर मैंने आपको बताया अजंता के बारे में, अजंता गुफाएं कहाँ पर है, तो दक्कन के पठार पर स्थित है, महाराष्ट्र में जाइए आप फिर, ठीक है। तो किस नदी पर है, तो बागोरा नदी पर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ जाइए सांची स्तूप, मैंने बताया चंबल नदी पर नहीं है, कहाँ किस नदी पर है, बेतवा नदी पर, तो इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। फिर आ जाइए पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी पर नहीं है, किस नदी पर है, गोदावरी पर है, और पांडुलेना कहाँ पर, नासिक में जाइए। फिर उसके बाद आइए अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप के बारे में जाओगे तो अमरावती, पहले तो मैंने एक क्वेश्चन बताया धान का टक्का कराया था, तो उसमें अमरावती का मैंने उल्लेख किया था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अमरावती कहां पर जाइए आप, तो आपको लोकेशन भी याद होगी, तो उस समय कहां पर, वहां से कौन सी नदी है, तो कृष्णा नदी है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना था। यहाँ तक आज की क्लास रहेगी आपकी, हमने 2023 के कंप्लीट पेपर करा दिए हैं।
कल से क्या करेंगे, कल से कौन क्लास रहेगी अपने 2020 के क्वेश्चन पर टारगेट करेंगे। ठीक है, कल से 2020 पे टारगेट करेंगे। आपका एक क्वेश्चन और एक रह गया तो उसको कल ही करेंगे। ठीक है, आज इतनी रहेगी क्लास आपकी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए।